गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका परवीन यादव, मैथ टीचर ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई हम 12th की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। 12th में प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है। तो हमने वो सारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी के। अभी जो हमारा लास्ट इससे रिसेंट जो टॉपिक हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का वो था लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद अब हमारा जो लास्ट टॉपिक एक तरह से जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में है वो है बेज थ्योरम। ठीक है, 12th सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अब बेज थ्योरम मैंने बोला था, जब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैंने डिफाइन किया था उसमें बोला था कि अगर आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आपको समझ में आ जाती है तो बेज थ्योरम इजी है। बट इनमें कैसे डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बेज थ्योरम पे क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है। तो देखो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जब मैंने डिफाइन की थी तो उससे पहले मैंने कोई भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन किया था, और वो पार्टीशन इस हिसाब से किया था कि जितने भी पार्टीशन है उनका अगर आप आपस में इंटरसेक्शन ले तो वो फाई आई, मीन्स वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे और एग्जॉस्टिव इवेंट थे। ठीक है, और हर पार्टीशन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 थी। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैं बेज थ्योरम फिर मैंने डिफाइन किया था कि जैसे उसमें भी मैंने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में मैंने n पार्टीशन किए थे, वो n इवेंट कंसीडर किए थे, उन इवेंट से एसोसिएटेड कोई और एक और इवेंट था a, उस a की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो a की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी तो a डिपेंड कर रहा था e1 e2 अप टू en, मींस n जो आपके पास जो पार्टीशन किए हैं आपने सैंपल स्पेस के उसके ऊपर वो a की प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही थी। तो उस टाइम मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिफाइन किया था, याद हो तो आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ a का जो फॉर्मूला बना था वो हमारा ये बना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई e1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई e2 एंड सोन। अगर हमारे पास n पार्टीशन है तो लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ en प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई en। इस हिसाब से ये फॉर्मूला बना था। वो देखो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला P ऑफ A इसमें यूज है बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, ये कहती है कि E1 E2 En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI ग्रेटर देन 0। सेम वही बात है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाली कह रही है स्टार्टिंग में बात कि भाई कोई भी पार्टीशन किए आपने किसी भी सैंपल स्पेस के n पार्टीशन कर रखे हैं, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मींस ऐसा कोई इवेंट आपको सिलेक्ट नहीं करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, हमारी 0 हो जाए। फिर लिखा है ए एन आर्बिट्रेरी इवेंट फॉर विच P ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0। उसमें भी हमने एक कोई भी आर्बिट्रेरी इवेंट लिया था जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने ये डिफाइन की थी। तो ये 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी, नीचे 0 हो गया, समथिंग नॉन 0.0 नॉट डिफाइन, तो ये कभी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर ईच I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI मीन्स EI का मीनिंग क्या, E1 E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, E4 हो सकता है, उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वो A पे डिपेंड करती हो। समझ में आया? पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे पहले हम E1 E2 E3 जो भी आपने सैंपल स्पेस के पार्टीशन किए हैं सभी की प्रोबेबिलिटी निकाली, और फिर ये A E1 पे भी डिपेंड कर रहा था, E2 पे भी डिपेंड कर रहा था, E3 पे भी डिपेंड कर रहा था। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में बोला है कि अब ये जो आपने A की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 E2 E3 पे, इस टाइम हमें A की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है इसके अंदर, वो तो निकालनी है क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, बट लास्ट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जाएगा द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट की, EI की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कहने का मीनिंग क्या है कि E1 E2 अगर बैग है, बैग में से बॉल निकाली जाती है, फर्स्ट बैग से भी निकाल सकते हैं, सेकंड बैग से भी निकाली जा सकती है बॉल, वो तो A इवेंट हो गया। बट ये बोला जाए कि बॉल निकले बट पहले ही बैग से निकले, समझ रहे हो, पहले ही बैग से निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी मींस वो E1 मींस जो इवेंट स्टार्टिंग में आपने डिफाइन किए तो उन पे कंडीशन लगा दी कि पहला ही होना चाहिए या सेकंड ही होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला डिफाइन करेंगे P ऑफ EI A। EI का मीनिंग क्या है, वो E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है। तो EI अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाई EI अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। समझ में आया? ये फॉर्मेशन क्वेश्चंस करते हैं हम, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये, इस पे
एक बात क्लियर है, बेस थ्योरम पे अगर पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर का वैसे नहीं आता है तो सीधी सी बात है सीबीएसई में केस बेस्ड स्टडी बेस थ्योरम पे 101% मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से एनालिसिस करना है, उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है कि क्या ये बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे है। तो हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और उनको बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है हमारा बेस थ्योरम बेस है, देखो ध्यान से, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बोला है बैग 1 कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। तो हमारे पास एक बैग 1 है जो कंटेन करता है, बैग 1 कंटेन 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल, ठीक है। बैग, फिर आगे लिखा है बैग सेकंड कंटेन 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल। तो बैग सेकंड जो है हमारा वो कंटेन करता है कि 4 वाइट बॉल एंड 5 रेड बॉल, ठीक है। ये हमारे पास दोनों बैग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गई, कौन कितनी बॉल्स कंटेन करता है, ठीक है। फिर बोला है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली एक बॉल ड्रॉ की जाती है फ्रॉम वन ऑफ बैग, मीन्स एक बैग में से, चाहिए वो 1 बैग हो सकता है, वो सेकंड बैग भी हो सकता है, ठीक है। एंड फाउंड टू बी रेड, और पाया गया कि वो किस कलर की है, रेड कलर की है, ठीक है, अच्छी बात है। यहां से आगे फिर क्या लिखा है, फाइंड द, अब क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, कि वो सेकंड बैग से ही निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले इवेंट कंसीडर करेंगे। देखो, अगर ये यहाँ पे ये बोल देता कि बॉल ड्रॉ की जाती है 1 बैग में से और वो रेड हो बॉल, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। अगर यहाँ पे स्टॉप कर देते कि रेड बॉल फाउंड की जाती है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्वेश्चन था ओनली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का यहाँ तक। बट अगर इसने ये ऐड ऑन कर दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, मीन्स अब इवेंट मीन्स सेकंड बैग को मैं अगर E2 कंसीडर करता हूं तो E2 से ही निकले बॉल, तो एक तरह से सेकंड बैग को सिलेक्ट किया गया है। तो ये किस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेस थ्योरम से है। तो हम एक तरह से पहले हम कंसीडर करते हैं इवेंट। तो मैं कंसीडर करता हूं लेट E1 E2 बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड सेकंड, लेट E1 E2 बी द events that the ball drawn from bag 1 and second, that the ball drawn from bag फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पहले बैग से बॉल निकलेगी उसको मैं इवेंट E1 कंसीडर करूंगा, सेकंड बैग से बॉल निकलेगी उसको मैं E2 कंसीडर करूंगा। फिर मैंने डिफाइन किया A be the event that ball drawn is red, A be the event that ball drawn is red। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो ए इवेंट पे डिपेंड करेगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, वो तो क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, और बैग सेकंड को किससे रिप्रेजेंट किया गया, E2 से। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मतलब क्या होगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है ये बात, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E1 पहले बैग में से बॉल निकले, कोई भी बॉल मींस पहले बैग में से बॉल निकालनी है तो पहला बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या है हमारे पास 1/2, क्योंकि दो ही बैग है ना, पहले बैग से भी निकल सकती है दूसरे बैग से भी निकल सकती है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इक्वली लाइकली इवेंट है। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेड बॉल निकले, ए की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। ए इवेंट किसको डिनोट कर रहा है कि रेड बॉल निकले। अगर रेड बॉल निकले बट वो बैग 1 से निकले, रेड बॉल निकले बट बैग 1 से निकले, तो बैग 1 में बॉल कितनी है, देखो टोटल बॉल कितनी है 5, रेड कितनी है 3, फेवर में कितनी आई हमारे पास 3, क्योंकि रेड निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 5, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 भी हो सकता है, क्योंकि रेड बॉल निकले सेकंड बैग से निकले, तो सेकंड बैग में टोटल बॉल कितनी है 9 और रेड कितनी है 5, तो 5 हमारे फेवर में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 हमारी क्या आ गई 5/9। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा।
अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो है कि बॉल तो निकले रेड ही, बट वो सेकंड बैग से निकले। तो सेकंड बैग से निकलने की प्रोबेबिलिटी, बट रेड बॉल निकल चुकी है। देखो यहाँ पे ए का मीनिंग क्या है कि रेड बॉल निकल गई, तो रेड बॉल निकल चुकी है, वो इवेंट मींस वो प्रोबेबिलिटी अकर हो चुकी है। बट अब पूछा कि वो सेकंड से ही निकले, बाद में पूछा है इसने क्वेश्चन कि वो सेकंड बैग से निकले, तो हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अकर हो चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करोगे, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। हमारे पास क्योंकि दो ही इवेंट है ना, हमारे पास E1 और E2 मींस दो ही बैग है हमारे पास, तो ये दो तक ही चलेगा, ठीक है। अब E2 की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2, ए बाई E2 की प्रोबेबिलिटी 5/9, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 3/5, और ये सारी वैल्यूज आपको पता है। सारी वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए 25/52, ये हमारा आएगा एक्चुअल आंसर। इसमें ये वैल्यू सारी लिखी हुई है बोर्ड पे, पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 25/52। मींस बॉल रेड निकल चुकी है बट सेकंड बैग से ही निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो E2 ए पे डिपेंड करेगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी 25/52। ये क्वेश्चन था हमारा बेस थ्योरम से रिलेटेड। वेरी वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है प्रॉपरली और ये देखना है कि क्या पूछा गया है। एक तरह से देखो बेस थ्योरम में ना क्वेश्चन में लास्ट में बोला जाएगा हमारे स्टार्टिंग में जो बैग डिफाइन हो गए तो उसी बैग से उस बैग पे कंडीशन लगा देगा एक तरह से ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन किससे हैं, बेस थ्योरम से रिलेटेड है। अब एक इसी टाइप के क्वेश्चंस और 2-3 कर लेते हैं हम, तो एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये CBSE में 4 बार आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं हम। तो क्या गिवन है इसमें, ए मैन, रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट को एक बार, फिर इसको करते हैं बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। 3 out of 4 times का मीनिंग क्या हुआ कि 4 बार अगर वो कुछ बातें बोलते हैं उसमें से 3 बार सच बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, 3 बार सच बोलते हैं, बढ़िया आदमी है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। अगर वो एक डाई को थ्रो करता है, डाइस को, तो रिपोर्ट देता है कि अगर इसमें 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एक्चुअली ए 6। क्या वो रियलिटी में 6 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्यों। अब ये रियलिटी में 6 होगा, ये क्यों बोला, क्योंकि वो जो इंसान है वो 4 बार जो बातें बोलता है उसमें से 3 बार ही सच बोलता है। वो एक बार झूठ बोलेगा तो क्या पता वो झूठ बोल दे। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक्चुअली 6 होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं कंसीडर करता हूं 2 इवेंट। एक तो मैं E1 जिसमें मैं कंसीडर करता हूं कि एक्चुअली वो 6 हो, एक इवेंट E2 जिसमें वो 6 एक्चुअली में मतलब 6 अकर ना करे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कि लेट E1 E2 बी द इवेंट्स दैट 6 occur or does not occur। E1 E2 be the event, E1 E2 be the events that 6 occurs or does not occur respectively, ठीक है। मीन्स 6 हो या ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी में, उसको हमने किससे डिफाइन कर दिया, 6 अकर होगा तो उसको हमने E1 से डिफाइन कर दिया। डाइस को जब वो रोल करेगा तो 6 आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी E1, 6 नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी E2। अब मैं कंसीडर करता हूँ कि अब बताएगा तो वही मैन ही कि भाई 6 आया नहीं आया, बट मैन के ऊपर भी कंडीशन है ना कि वो 4 टाइम में से 3 टाइम सच बोलता है, 1 टाइम झूठ बोलेगा, ठीक है। तो मैं ए इवेंट कंसीडर करता हूँ, ए बी द इवेंट देन मैन रिपोर्ट दैट 6 अकर। A be the event, मैं A event किसको कंसिडर कर रहा हूं, A be the event, the man report that 6 occur,
6 अकर, ठीक है कि भाई 6 आएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की अगर मैं बात करूं तो देखो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें P ऑफ E1 बाई ए फाइंड आउट करना है। E1 बाई ए का मीनिंग क्या है कि मैन रिपोर्ट दे चुका होगा कि भाई 6 होगा या नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। बट E1 का मीनिंग क्या है कि 6 एक्चुअली में अकर हो, 6 एक्चुअली में अकर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें एक तरह से E1 बाई ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मीनिंग क्या है कि डाइस को जब आप रोल करते हो तो 6 कैसे आ सकता है भाई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मीनिंग क्या है कि 6 ना आए, तो 6 ना आए तो कितने फेसेस है, 5 फेसेस हमारे फेवर में रहेंगे, तो 5/6 या 1 - 1/6 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। A बाई E1 का मीनिंग क्या है, E1 का मीनिंग क्या है, 6 अकर हो चुका, आदमी ने रिपोर्ट दी तो 6 अकर हो चुका है। E1 का मीनिंग क्या है, 6 अकर हो चुका है, और फिर वो इंसान मैन रिपोर्ट देता है तो उसकी सच वाली रिपोर्ट होगी, और सच वाली रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कितने टाइम, टोटल 4 टाइम में कितनी बार सच बोलता है, 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। समझ में आया ये कंसेप्ट, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, E1 का मीनिंग है कि 6 अकर हो चुका है, A का मीनिंग क्या है कि इंसान रिपोर्ट दे रहा है कि 6 अकर हो रहा है, तो एक तरह से वो ट्रू बोल रहा है, सच बोल रहा है। सच कितनी बार बोल रहा है, 4 टाइम में, 3 टाइम सच बोल रहा है, तो फेवर में 3 डिवाइडेड बाई 4। अब बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। A बाई E2 का मीनिंग क्या है, E2 का मीनिंग क्या है, 6 अकर नहीं हुआ और वो इंसान रिपोर्ट देगी 6 अकर हो चुका। मीन्स E2 का मीनिंग क्या है, 6 नहीं आया हमारा, बट फिर वो A का मीनिंग क्या है कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। E2 मीन्स 6 अकर नहीं हुआ, बट फिर इंसान रिपोर्ट दे, मैन रिपोर्ट दैट 6 अकर, तो उसका मीनिंग क्या, वो झूठ बोल रहा है। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी उसकी सच बोलने की है, तो झूठ बोलने कितनी बच गई, 1 - 3/4, 1 - 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली ए 6, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए फाइंड आउट करना है। मीन्स मैन रिपोर्ट दे चुका है और वो एक्चुअली 6 हो, उसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअली 6 अकर करे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए वो होगा फॉर्मूला आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। क्लियर है ये बात। अब इनमें वैल्यू, सभी वैल्यूज आपके पास सामने है, गिवन है, वो पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपका आंसर आएगा 3/8। आपका आंसर आएगा 3/8। ये आपका एक्चुअल आंसर है अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। ये क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा जा चुका है। तो इस टाइप से ये ट्रू और फॉल्स टाइप, मीन्स ट्रुथ बोल रहा है कितने टाइम, ये 1-2 क्वेश्चन और आप जरूर इसके ऊपर लगा के जाना, क्योंकि ये गिवन है, आपकी एलिमेंट की बुक में भी है 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ओके। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, ये भी CBSE में 3 या 4 बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसमें क्या गिवन है, ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। मीन्स एक कार्ड, 52 पत्तों का जो पैक ऑफ 52 कार्ड, मीन्स हमारे पास 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, ठीक, खो गया हमारा, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं उनमें से 2 कार्ड्स ड्रॉ किए जाते हैं एंड फाउंड टू बी डायमंड, और फिर पता लगाया जाता है कि वो क्या होंगे हमारे, क्या पाया गया वो कि वो डायमंड है, दोनों के दोनों कार्ड, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मिसिंग कार्ड टू बी ए डायमंड। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो मिसिंग कार्ड है वो भी हमारा डायमंड ही हो, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है, अगर यहां तक बात करते तो हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, बट कंडीशन लगा दी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए डायमंड, फिर से डायमंड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये है हमारा बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सबसे पहले हम इवेंट कंसीडर करते हैं। इवेंट हम क्या कंसीडर करेंगे, तो स्टार्टिंग में देखो कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं भाई,
52 कार्ड्स में एक कार्ड हमारा लॉस्ट हो चुका है, तो वो कार्ड डायमंड भी हो सकता है, वो कार्ड हार्ट भी हो सकता है, वो कार्ड क्लब भी हो सकता है और वो कार्ड स्पेड भी हो सकता है। तो हम 4 इवेंट कंसीडर करेंगे कि मान लेते हैं कि E1, E2, E3, E4 बी द इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड रेस्पेक्टिवली। तो हम सबसे, क्योंकि कोई भी कार्ड हो सकता है, तो लेट E1, E2, E3, E4 be the events that the card missing that the missing card is हार्ट भी हो सकता है, वो मिसिंग कार्ड हार्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, क्लब का भी हो सकता है एंड स्पेड का भी हो सकता है रेस्पेक्टिवली। क्लियर ये बात कि भाई वो जो एक कार्ड जो मिस हो गया हमारा वो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो ताश की जो गड्डी होती है उसमें 4 सूट होते हैं, मींस 4 टाइप के पत्ते होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। ठीक है, 13 सब मींस 13 सारे इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, अब मैं ए इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि ए इवेंट उसके बाद क्या है कि एक कार्ड मिस हो गया, उसके बाद हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने, दोनों के दोनों डायमंड होने चाहिए। तो ए इवेंट में किसको कंसीडर कर रहा हूं, ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 डायमंड कार्ड्स फ्रॉम द मिसिंग कार्ड्स। ए बी द इवेंट ड्रॉइंग 2 डायमंड cards from the remaining cards। कितने रिमेनिंग कार्ड्स हैं, 51, क्योंकि एक कार्ड गायब हो गया है तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे कितने बचेंगे, 51। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए डायमंड। अब देखो कार्ड जो हमारा डायमंड हमने फाइंड आउट कर लिया, 2 कार्ड ड्रॉइंग हुए, दोनों के दोनों डायमंड हो गए। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद फिर से पूछे कि भाई वो जो मिसिंग कार्ड है ना वो क्या होना चाहिए, हमारा किसका होना चाहिए, डायमंड का ही होना चाहिए। तो डायमंड वाले इवेंट को हमने क्या कंसीडर किया, E2। तो हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें किस किस की जरूरत है, हमें सबसे पहले जरूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के इक्वल होगी, E3 के इक्वल होगी और E4 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि सभी में एक कार्ड मिस हो रहा है, एक कार्ड लॉस्ट हो रहा है। तो हमारे पास हार्ट का एक कार्ड मिस हो या डायमंड का एक कार्ड मिस हो या क्लब का हो या स्पेड का हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इनके फेवर में क्या आएंगे, हमारे पास 13 केस आएंगे, 13 डिवाइडेड बाई 52 जो आएगी 1/4, क्योंकि सारे के सारे क्या आएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात करता हूं। मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, A/E1 की। मींस एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, उसके बाद 2 डायमंड के कार्ड हमें ड्रॉ करने हैं। तो 2 डायमंड के कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो डायमंड कार्ड हमारे पास कितने हैं, तो E1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इवेंट हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो, हार्ट लॉस हो चुका है, हार्ट वाला एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है। तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, 51 में से हमने कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 51C2, ये 51C2। क्लियर है यहाँ तक। अब उसमें ए का मीनिंग क्या है कि डायमंड के 2 कार्ड ड्रॉ करने। तो डायमंड के कार्ड तो मिस नहीं हुआ स्टार्टिंग वाले केस में E1 के अकॉर्डिंग, तो हमारा कौन सा मिस हुआ है, हार्ट का कार्ड मिस हुआ है। तो डायमंड के तो 13 के 13 पत्ते हमारे पास ऐसे कैसे हैं, उसमें से 2 ड्रॉ करने। तो 13C2 हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स। ओके, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की अगर मैं बात करता हूं तो A/E2 का मीनिंग क्या, E2 अकड़ हो चुका है। E2 का मीनिंग क्या है हमारा, E2 का मीनिंग है डायमंड। मींस इस टाइम हमारे पास, ये ध्यान से देखना, इस टाइम हमारे पास डायमंड का एक पत्ता लॉस्ट हो चुका है। तो हमारे पास डायमंड के कम पत्ते हो गए ना, डायमंड के कितने पत्ते हो गए हमारे पास, वैसे तो 13 थे, अब हमारे पास हो गए 12 में से 2 ही डायमंड के अब वापस से निकालने हैं। तो 12C2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 51C2। क्लियर है ये बात। अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 की। A/E3 का मीनिंग क्या है, A/E3 का मीनिंग है कि हमारा क्लब का एक पत्ता खो चुका है और फिर हम 2 डायमंड्स के फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2।
2। ओके, अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E4। A बाई E4 का मीनिंग है कि हमारा स्पैड का एक पत्ता गुम हो चुका है और हमें 2 डायमंड्स के फिर से निकालने हैं, तो 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। ये बात क्लियर हुई। ये 4 प्रोबेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड टू बी डायमंड, तो वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A को, क्योंकि E2 रिप्रेजेंट करता है डायमंड को। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E4, क्योंकि इस टाइम हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने 4, E1 E2 E3 E4 स्टार्टिंग में, उन पे डिपेंड कर रहा है A। अब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो A फिर से E1 पे डिपेंड कर रहा है। ये है बेस थ्योरम का कंसेप्ट। ओके, अब ये आपको पता है E1 E2 की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी पता है, सब सारी प्रोबेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है। सभी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है और ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा। NCR का फॉर्मूला क्या है ये आपको ओपन करना है। NCR जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका यूज करना है आपको, यूज करके इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11/50। आपका जो आंसर आएगा 11/50, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक आपको बेस थ्योरम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन भाई ये भी काफ़ी बार पूछ लिया CBSE ने, कम से कम 3 बार पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेस थ्योरम बड़े अच्छे समझ में आया होगा और इन्जॉय की होगी ये वीडियो। आई होप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको लगाओ और पेपर के लिए तैयारी करो। ठीक है, और भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।